दोस्तों नमस्कार। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे थे बजट, और बजट में हमने लास्ट क्लास में देखा था राजस्व व्यय और पूंजी व्यय के विषय में। और राजस्व व्यय और पूंजी व्यय के विषय में हमने आपको बताया कि हम दो पैरामीटर पे देखते हैं, पहला पब्लिक एसेट और दूसरा फाइनेंशियल लायबिलिटी। ऐसा कोई भी खर्च जिसे करने से सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटी कम होती हो और पब्लिक एसेट बढ़ता हो, उसे हम कहते हैं पूंजी व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसा कोई भी व्यय जिसे करने से ना तो सरकार का एसेट बढ़ रहा हो और ना ही फाइनेंशियल लायबिलिटी कम हो रही हो, उसे हम कहते हैं राजस्व व्यय। तो आज हम देखेंगे योजना के प्रकार। बजट में आज हम पढ़ने वाले हैं योजना के प्रकार। योजना के प्रकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के हम कह सकते हैं। पहले को हम कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंटर सेक्टर स्कीम। दूसरे को कहा जाता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। और तीसरे को कहते हैं नॉर्मल सेक्टर। तीसरे को क्या बोलते हैं? नॉर्मल सेक्टर। अब देखिए, जो सेंटर सेक्टर स्कीम है और जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें क्या देखते हैं हम लोग? सड़क, फ्लाईओवर आदि का निर्माण, सड़क आदि का निर्माण। तो जब सरकार सड़क बनाएगी, जब सरकार फ्लाईओवर बनाएगी, जब सरकार कोई बिल्डिंग बनाएगी, तो इससे क्या होगा? सरकार की जो संपत्ति है, जो पब्लिक एसेट है, ये क्या होगा? बढ़ेगा। पब्लिक एसेट क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बजट के समय आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है घाटा, डेफिसिट। इसे बार बार सुनते होंगे। इतने प्रतिशत का घाटा, इतने प्रतिशत का राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा। तो घाटा शब्द आप बार बार सुनते होंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डेफिसिट। क्या कहा जाता है? डेफिसिट। तो आज हम देखेंगे घाटों के प्रकार। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे बजट में दो चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं व्यय, या इसी को क्या कहते हैं? खर्च, इंग्लिश में एक्सपेंडिचर। दूसरे को कहते हैं आय या प्राप्ति। इसे हम कहते हैं इनकम। आय क्या है, व्यय क्या है, इसको समझ लीजिए। जब पैसा आपकी जेब में आएगा तो वो क्या है? आय है। क्या है? जब पैसा जेब में आएगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आय। व्यय क्या होता है? जब पैसा जेब से जाएगा। ठीक है। अब पैसा किसी भी तरीके से जेब में आ सकता है, पैसा किसी भी तरीके से जेब से जा सकता है। आपने अगर किसी से उधार ले लिया तो पैसा आपकी जेब में आया तो ये आपका आय कहा जाएगा इकोनॉमिक्स की भाषा में। ठीक भाई। और आपसे किसी ने पैसे उधार ले लिए, पैसा आपकी जेब से गया तो ये आपका व्यय कहा जाएगा। क्लियर? तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि अरे अरे आपके ऊपर कर्जा हो गया, उधार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी हो जाए। सीधी सी बात समझिए, इकोनॉमिक्स में बेसिकली बजट की हम बात कर रहे हैं, तो हम किसे आय मानेंगे और किसे व्यय मानेंगे?
आय हम उसे मानेंगे जब पैसा आपकी जेब में आएगा, और व्यय उसे मानेंगे जब पैसा आपकी जेब में से जाएगा। क्लियर? आपने जब पैसा खर्च किया वो व्यय है, आपने जब पैसा प्राप्त किया तो वो आपकी आय है। क्लियर? अब ध्यान से देखना, यदि आय और व्यय है तो तीन स्थिति पैदा हो सकती है। या तो व्यय आय के बराबर होगा, या तो व्यय आय से कम होगा, या तो व्यय आय से अधिक होगा। यही तीन स्थिति हो सकती है। या तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम हो, या एक्सपेंडिचर लेस देन इनकम हो, या एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम हो। तो देखो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि किसी भी राष्ट्र का आय व्यय के बराबर हो जाए तो इसे कहा जाता है संतुलित बजट। इसे क्या कहते हैं? संतुलित बजट। मान लो आपकी 100 रुपए इनकम है, आपने 100 खर्च कर दिया, हिसाब बराबर, तो इसे क्या कहेंगे? ये संतुलित बजट है। इसे इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस्ड बजट। ठीक है। दूसरा, मान लो आपकी इनकम 100 रुपए है और आपने 80 रुपए ही खर्च किया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में आपका खर्च आय से कम हो गया। इसे कहते हैं अतिरेक बजट। क्या कहते हैं? अतिरेक बजट। इसे इंग्लिश में कहते हैं सरप्लस बजट। क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट। और संतुलित को क्या कहते थे? बैलेंस्ड बजट। क्लियर? अब एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपका खर्च अधिक हो जाए, आपकी आय कम हो। इस केस में इसे हम कहते हैं घाटे का बजट। क्या बोलेंगे? घाटे का बजट। इंग्लिश में इसको कहते हैं डेफिसिट बजट। क्या बोलेंगे? डेफिसिट बजट। क्लियर? अब यहां से कुछ बातों को समझिए। तो तीन स्थिति पैदा हो सकती है। या तो किसी भी देश में संतुलित बजट हो सकता है, या तो किसी देश में सरप्लस बजट हो सकता है, या तो किसी देश में डेफिसिट बजट हो सकता है। ठीक है। अब पहला पॉइंट लिखेंगे नोट करके, कागज पर सभी बजट संतुलित ही होते हैं। कागज पर सभी बजट संतुलित ही होते हैं। संतुलित दिखते हैं या संतुलित होते हैं। देखो ये क्या मामला है। देखो, जैसे मान लो किसी देश की आय और ये किसी देश का व्यय। ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो उसको जीएसटी से मिला 50। किससे मिला? जीएसटी से 50 मिला। इनकम टैक्स से इसको 20 मिला। कॉर्पोरेट टैक्स से इसको 20 मिला। इसने अपनी योजना पर 30 खर्च किया। ठीक है। अपने कर्मचारियों को सैलरी देने पर और अपनी देश की व्यवस्था के संचालन में इसने 70 खर्च किया। ठीक है। तो इसका टोटल व्यय कितना हो गया? 100। लेकिन इसकी इनकम कितनी हमको यहां पर दिख रही है? 90। तो ये 10 कहां से आएगा? 10 इसने उधार ले लिया, तो इनकम भी 100 हो गया। यहां पे खर्च भी इसका 100 है। तो हम देख रहे हैं कि
आय और व्यय दोनों आपस में बराबर हो गए, कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया संतुलित बजट। अब आप कहेंगे कि ये संतुलित करने के लिए आपने उधार ले लिया। उधार ले लिया तो उसे कोई समस्या थोड़ी ना है, उसकी समस्या को हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल बजट तो संतुलित हो गया, क्योंकि ये आपका जो उधार लिया है, चूंकि पैसा आपकी जेब में आया है, तो ये भी आपकी इनकम का ही पार्ट है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक बात आपको देख के लग रहा हो गया कि यदि हम ये उधार को हटा दें तो कायदे से तो हमारी इनकम 90 थी और हमारा खर्च 100 था। इसका मतलब खर्च अधिक था और इनकम कम था। इसका मतलब ये घाटे का बजट था। क्या था ये? क्या था ये घाटे का बजट था। अब घाटे का जो बजट होता है ना, ये विकासशील देशों की, ये विकासशील देशों की विशेषता है। विकासशील देश अक्सर घाटे का बजट प्रस्तुत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह इनका रणनीतिक कदम है। रणनीतिक कदम है। घाटे का बजट पेश करना विकासशील देशों का रणनीतिक कदम है। ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको विकसित बनना है बहुत ही जल्दी। क्लियर? अब आपके मन में ये बात आ सकती है कि आखिर विकासशील देश जो है वो घाटे का बजट क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? आखिर ये अपनी इनकम से अधिक खर्च क्यों करते हैं? एक उदाहरण से समझिए। मान लो एक व्यक्ति है, उसका वेतन है 20,000। 20,000 इसकी क्या है? इनकम है। और इसने कसम खा रखी है कि मेरी जो आय है मैं उतना ही खर्च करूंगा, मैं इससे अधिक खर्च नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये अधिकतम इसकी खर्च की सीमा क्या है? 20,000 ही है। ठीक है? कोई व्यक्ति जितना आय करेगा, यदि उतना ही खर्च करेगा, तो वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि वह उसे सब ये कहें कि देखो ये कर्ज वगैरह नहीं लेता, बड़ा अच्छा इंसान है, वो तो ठीक है, लेकिन कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसे थोड़ी सी डेयरिंग दिखानी पड़ेगी, इसे थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ेगा। ये जाएगा बैंक के पास, बोलेगा हुजूर हमको 1 लाख का लोन दे दीजिए। बैंक बोलेगा क्यों लोन लेना है? तो बोलेंगे हमारा मन कर रहा है कि एक आटा चक्की की दुकान को हम खोल दें। ठीक है? तो ये जो 1 लाख रुपए इसने बैंक से लिया, ये इसकी 20,000 की सीमा से बाहर की बात है। इसने अपने 20,000 में से 1 लाख रुपए खर्च नहीं किया। हालांकि ये अपने 1 लाख का भुगतान उसी 20,000 में से करेगा, छोटी छोटी किस्त बैंकों को देगा इंस्टॉलमेंट, और अपने 1 लाख का भुगतान कर लेगा। लेकिन इसने ये क्या किया? उधार लेके क्या किया? उधार लेके इसने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया। इसने क्या क्रिएट किया? इसने अपने आय का दूसरा साधन बनाया। आय का दूसरा साधन बनाया। अब क्या होगा? इससे 2 फायदे होंगे। ये तो इनकम इसकी आ ही रही थी, इससे भी इसे इनकम होगी। तो पहली बात, जो इसे इनकम एक जगह से मिलता था, अब वो 2 जगह से मिलेगा। ठीक है? आप कहेंगे लोन का किस्त भी भर रहा है, भरेगा, किस्त तो भरेगा ही, लेकिन किस्त इसका अनंत काल तक थोड़ी चलेगा, कभी तो खत्म होगा, हो जाएगा,
फिर ये दुकान अपनी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि ये चूंकि ईमानदार आदमी है, ये मेहनती है, ये उद्यमी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये अपनी क्षमता का अधिकतम प्रयोग करेगा। 20,000 रुपए की नौकरी करने के बाद बाकी समय जो ये गप्पेबाजी में या अन्य कार्यों में व्यतीत करता था, अब यह इसके बाद अपना सारा ध्यान अपनी दुकान पर देगा। ठीक है, मतलब जब कोई सरकार घाटे का बजट प्रस्तुत करती है तो क्या करना चाहती है, पहला वो पब्लिक एसेट क्रिएट करने में इसका फोकस होता है, परिसंपत्तियों के निर्माण में उसका फोकस होता है। दूसरा, इस स्थिति में संसाधनों का अधिकतम प्रयोग होता है। क्या होता है, संसाधनों का अधिकतम प्रयोग होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे वो टूथपेस्ट होता है ना, तो यदि आपके घर में एक टूथपेस्ट है और 2 टूथपेस्ट अलमारी में है और आपसे कहा जाए कि जब ये खत्म हो जाएगा तो ये ले लेना, तो आप क्या करेंगे, ये जैसे ही खत्म हुआ आप इसको फेंकेंगे, अलमारी से एक निकाल के यूज करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि ये वाला जो टूथपेस्ट है ये खत्म हो जाएगा तो बताना, हम मंगा देंगे। तो खत्म हो गया और आपने कहा अब बाजार जाएंगे, लाएंगे, हो सकता है भूल भी जाएं, हो सकता है मालिक जो है वो शरारती हो, 2 दिन बाद लेकर आए, 3 दिन बाद लेकर आए। तो आप क्या करेंगे, ये जो पैकेट खत्म हुआ था ना, आप कोई चम्मच निकालेंगे, कोई बेला निकालेंगे, उससे दबाएंगे, कहेंगे अगर थोड़ा सा भी निकल जाए तो आज भर का काम हो जाएगा। तो ये क्या है, आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो जो भी उपलब्ध है उसका आपने अधिकतम प्रयोग किया। और एक बार मालिक ने अगर देख लिया, घर के ओनर ने, कि आप जो है बेलन का प्रयोग करके भी टूथपेस्ट निकाल ले रहे हैं, तो 2 दिन और नहीं लाएगा। बोलेगा ठीक तो यार, इतना अच्छा निकाल रहे हो, क्या समस्या है, 2 दिन और चलाओ। ये क्या है, ये संसाधनों का अधिकतम प्रयोग है। ये सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अभाव की स्थिति में आप संसाधनों का जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं, संपन्नता की स्थिति में वह प्रयोग का तरीका बदल जाता है। क्लियर? अब आइए देखते हैं देखेंगे घाटों के प्रकार। हमें यही पढ़ना था, अब तक इसकी जो थी वो भूमिका थी। घाटों का प्रकार। तो पहले घाटों को हम कहते हैं राजस्व घाटा, दूसरे को कहते हैं राजकोषीय घाटा, तीसरे को कहते हैं प्राथमिक घाटा, चौथे को कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के घाटे होते हैं, उसको भी लिख लेंगे। बाद में ये न कहें कि परीक्षा में ये कहां से पूछ दिया। तो कुछ अन्य प्रकार के घाटे होते हैं, उसको भी लिख लेंगे।
एक को हम कहते हैं ट्विन डेफिसिट, दूसरे को कहते हैं मोनेटाइज्ड डेफिसिट, तीसरे को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, चौथे को कहते हैं करंट डेफिसिट। ठीक है, लिख लीजिए। तो यहां पे कुल हमें कई प्रकार के घाटे मिल रहे हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ट्विन डेफिसिट, मोनेटाइज्ड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, करंट डेफिसिट। क्लियर? आइए पहला देखते हैं, राजस्व घाटा। इसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। तो लिखेंगे राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। अब आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व प्राप्ति क्या होती है, आप इन चीजों से परिचित हैं। तो देखो इस स्थिति में क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब देखो यदि राजस्व व्यय बढ़ेगा, राजस्व व्यय यदि राजस्व प्राप्ति से अधिक होगा तभी ये राजकोषीय घाटा, सॉरी ये राजस्व घाटा आएगा, तभी ये आरडी आएगा। यदि राजस्व घाटा का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब राजस्व व्यय ये बढ़ रहा है। क्लियर? क्योंकि इसकी वैल्यू जितनी अधिक होगी उतनी इसकी वैल्यू होगी। तो राजस्व व्यय यदि बढ़ेगा इसका मतलब कि राजस्व घाटा बढ़ रहा है, और राजस्व व्यय बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार की संपत्ति नहीं बढ़ रही है, क्योंकि सरकार की संपत्ति बढ़ती है पूंजी व्यय से, यह राजस्व व्यय है। तो राजस्व व्यय बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है? सरकार की संपत्ति नहीं बढ़ रही है, मैंने पहले बताया था। और क्या हो सकता है? सरकार की जो देनदारी है ये कम हो रही है, कम नहीं हो रही है। देखो ये कितनी खतरनाक बात है कि सरकार का व्यय हो रहा है। कौन सा व्यय हो रहा है? राजस्व व्यय हो रहा है, और राजस्व व्यय बढ़ भी रहा है, तभी तो ये राजस्व घाटा बढ़ रहा है। और राजस्व व्यय बढ़ेगा तो दो काम नहीं होगा। कौन सा काम नहीं होगा? सरकार की संपत्ति नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो कब बढ़ती है? वो बढ़ती है पूंजी व्यय से। और क्या नहीं हो रहा है? सरकार की जो देनदारी है, सरकार की जो उधारी है, वो भी कम नहीं हो रही है। सीधी सी बात समझो कि सरकार के कुछ कर्मचारी हैं और सरकार ने उनको वेतन दे दिया। कितना वेतन दिया? 10 लाख करोड़। तो इस 10 लाख करोड़ से क्या पब्लिक एसेट, सरकारी संपत्ति बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी।
क्या सरकार की जो उधारी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, वो कम होगी? बिल्कुल कम नहीं होगी। मान लो अगले साल डीए वगैरह लग गया, इंक्रीमेंट लग गया, अब सरकार कितना खर्च कर रही है? 10 लाख करोड़, सॉरी 10 पहले खर्च कर रही थी, 12 लाख करोड़ खर्च कर रही है। तो सरकार का राजस्व व्यय तो बढ़ गया, बढ़ गया ना। लेकिन ये दोनों काम फिर नहीं हो रहा है। क्लियर? तो इस बात को समझिए कि राजस्व घाटा क्या है भाई? सरकार के व्यय कोष, व्यय योग्य कोष के आकार में कमी आ रही है, मतलब राजस्व व्यय बढ़ रहा है, किंतु सरकार के दायित्वों में कमी नहीं आ रही है और सरकार की संपत्ति में भी वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है? अब एक अर्थशास्त्री होने के नाते, मान लो आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और सरकार आपसे पूछे कि अच्छा बताओ भैया, ये राजस्व व्यय कैसे कम होगा? क्योंकि हमें क्या कम करना है? हमें कम करना है राजस्व घाटा। हमें राजस्व घाटा कम करना है और आपसे पूछा गया कि बताओ और राजस्व व्यय कैसे कम होगा? तो राजस्व व्यय कम करने के उपाय, कम करने के उपाय, दो काम करना पड़ेगा आपको। राजस्व व्यय कम करना पड़ेगा, सॉरी राजस्व घाटा कम करने के उपाय। आपको पता है राजस्व घाटा आरडी बराबर क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। ठीक है? हमें राजस्व घाटा कम करना है तो हम दो तरीके से राजस्व घाटा को कम कर सकते हैं। पहला, यदि इस राजस्व व्यय की वैल्यू कम हो जाए तब भी राजस्व घाटा कम होगा, और यदि राजस्व प्राप्ति बढ़ जाए सरकार की तब भी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है ना? ये तो सिंपल सा मैथ है। क्लियर? या तो ये बड़ा हो तब ये कम होगा, या तो ये कम हो तब ये बड़ा होगा। ठीक है ना? देखो भाई ध्यान से। तो राजस्व घाटा कम करने का उपाय क्या है? दो उपाय है। सरकार अपना राजस्व व्यय कम कर दे, या सरकार अपनी राजस्व प्राप्ति को बढ़ा दे। ठीक है? कैसे बढ़ेगा? देखो, हमें राजस्व व्यय कम करना है। राजस्व व्यय कम करने के लिए सरकार क्या करेगी? कर्मचारियों को जो पेंशन दे रही है इसको समाप्त कर दे। ठीक है? तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा ओपीएस खत्म, एनपीएस लागू। इसी वजह से हुआ है। जितने लोगों को लग रहा है कि सरकार एनपीएस खत्म करके फिर से ओपीएस लागू करेगी, उनको ये पॉइंट पढ़ लेना चाहिए। सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि सरकार का उद्देश्य है राजस्व व्यय को कम करना। ठीक? और क्या कर सकती है सरकार? सरकार वो कर सकती है कि सरकार जो सब्सिडी दे रही है इसे समाप्त कर सकती है। समाप्त करे या कम करे। जो फ्री का चावल, फ्री का गेहूं मिल रहा है, यूरिया पे सब्सिडी, गैस पे सब्सिडी, सब खत्म करे। तो खत्म करेगी तो उससे भी आपका राजस्व व्यय जो है वो कम हो जाएगा, तो राजस्व घाटा वो भी कम होगा। यहां तो भी कोई समस्या नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है? जो कर्मचारी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं उनकी छटनी कर दे। तो सरकार कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। जो फिजिकली फिट नहीं है, जिनकी उम्र 50 साल हो गई है, वो बाहर जाए। ऐसा चल रहा है ना, तो इसीलिए चल रहा है। ठीक है? और क्या हो सकता है? सरकार वैकेंसी ना निकाले, पद समाप्त कर दे। तो पद समाप्त कर देगा तो नौकरी नहीं देना पड़ेगा। मान लो राजस्व विभाग में पदों की स्वीकृत संख्या है 50,000,
सरकार ने कहा नहीं, 30,000 लोग भी काम कर ही ले रहे हैं, तो हम 50,000 को क्यों रखें, 30,000 को काम चला ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वो पद का सृजन इसको खत्म कर सकते हैं। हम पद का सृजन नहीं करेंगे, पद ही समाप्त कर देंगे। ठीक है। और क्या हो सकता है, और वेतन कम कर दे सरकार, ये भी तो कर सकती है, बिल्कुल कम कर सकती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, सब्सिडी, वेतन, पेंशन, ये सब क्या है, यही सब तो है जो सरकार के राजस्व व्यय पे बोझ डालते हैं, क्योंकि उसी का पार्ट है। और सरकार इसी को कम करे या इसी को समाप्त कर दे तो राजस्व व्यय अपने आप समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में कि सरकार का राजस्व व्यय कम हो गया, तो सरकार का राजस्व घाटा भी कम हो जाएगा। सरकार की बल्ले बल्ले। भैया सरकार की बल्ले बल्ले नहीं होगी, क्योंकि ये जो सारे तत्व यहां पे दिए गए हैं ना, इससे क्या होगा, समाज में असंतोष फैलेगा। सरकार भी तो चलानी है कि नहीं चलानी है, कि एक ही बार चलानी है। इनसे सरकार, इससे क्या होगा, समाज में असंतोष फैलेगा। असंतोष से क्या होगा, संघर्ष फैलेगा, और संघर्ष फैलेगा तो क्या होगी, फाइनली किस पे प्रभाव पड़ेगा, सरकार पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार कान पकड़ेगी, लेकिन सीधे नहीं पकड़ेगी, घुमा के पकड़ेगी। सीधे कान पकड़ने से दिक्कत हो जाता है। तो ये सारे काम कैसे होंगे, हाथ घुमा के। ठीक भाई। अब चलो देखो, राजस्व प्राप्ति को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ा के। और कैसे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, टैक्स बढ़ा के होगी। टैक्स में भी दो चीज बढ़ा सकते हैं, टैक्स रेट बढ़ा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं। देखो, टैक्स रेट बढ़ाने का मतलब क्या है, पहले से जिन चीजों पे टैक्स लग रहा है उसका वैल्यू बढ़ा दिया जाए। मान लो पहले नमक पे टैक्स लगता था 5%, अब बढ़ा के कर दिया जाए 12%। तो पहले से जिन चीजों पे टैक्स बढ़ रहा था उस टैक्स का रेट बढ़ा देना, इसे कहते हैं टैक्स रेट में वृद्धि। ठीक है। और पहले से जिन चीजों पे टैक्स नहीं लग रहा था उन्हें टैक्स के दायरे में लाना, ये क्या है, टैक्स बेस। इसे कहते हैं टैक्स बेस बढ़ाना। मान लो सरकार जो है दही पे टैक्स नहीं लगा रही थी, लेकिन बोला नहीं, दही पे हम 5% का टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि दही जो है वो टैक्स के दायरे में नहीं आता था, लेकिन अब आने लगा। इसका मतलब यह है कि सरकार ने अपने टैक्स बेस में वृद्धि की। आप बताइएगा, मेरा एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि टैक्स रेट बढ़ाने से समाज में असंतोष फैल सकता है कि टैक्स बेस बढ़ाने से फैल सकता है। ठीक है। नहीं बताएंगे तो मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है। आइए अगली चीज देखिए इसमें, यदि राजस्व घाटा अधिक होगा तो इसका मतलब क्या होगा, राजस्व घाटा की पूर्ति के लिए सरकार उधार लेगी तो सरकार की उधारी बढ़ जाएगी। सरकार की उधारी बढ़ेगी तो उधार पे जो ब्याज भुगतान है ये क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। और ब्याज भुगतान जो है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। तो ब्याज भुगतान बढ़ने से क्या होगा, राजस्व व्यय ये बढ़ जाएगा। और राजस्व व्यय जैसे बढ़ा वैसे क्या होगा, राजस्व घाटा ये बढ़ जाएगा। तो ये पूरा जो चक्र है ये क्या है, ये चलता रहेगा। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं राजस्व घाटा का चक्र निर्माण। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं
राजस्व घाटे का चक्र निर्माण। क्लियर? दूसरे शब्दों में इसे क्या कर सकते हैं? इसे कहते हैं सरकार का ऋण जाल में फंसना। सरकार का ऋण जाल में फंसना। अब देखो, सरकार जो है राजस्व घाटा को कम कर रही थी, तो सरकार को राजस्व घाटा कम करना है तो सरकार जो है सब्सिडी ये कम करेगी। ठीक है, वेतन कम कर सकती है, पेंशन जो समाप्त कर सकती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो सामाजिक कल्याण के काम है सरकार के, ये कम होंगे, अधिक होंगे, ये कम होंगे। मान लो सरकार को वृद्धा पेंशन देना था, सरकार अब नहीं दे पा रही है। सरकार को विकलांग पेंशन देना था, सरकार नहीं दे पा रही है। तो सरकार को राजस्व घाटा कम करने के लिए ये सब चीजें कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सामाजिक कल्याण के जो काम है वो सरकार को कम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? समाज में असंतोष फैलेगा। ठीक है, और क्या होगा? संघर्ष होगा, और फाइनली क्या हो जाएगा? और फाइनली भारत का पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का पाकिस्तान नहीं होने देना है। अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझना है। हमें यह समझना है कि सरकार की क्या मजबूरी है, हमें यह समझना है कि देश के नागरिकों की क्या आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताओं से समझौता नहीं करना है, लेकिन सरकार पे पूरा भरोसा बनाए रखना है। सरकार कब पेंशन देगी, कब सैलरी देगी, कितना देगी, कितना नहीं देगी, वह देश के संसाधनों पर निर्भर करता है। जय हिंद।